गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से अपना नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम? पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि हम इनकम टैक्स में कैसे चल रहे हैं, राइट? हम इनकम टैक्स में कैसे चल रहे हैं समझना। वी हैव स्टार्टेड अवर थिंग्स विद रेसिडेंशियल स्टेटस। कहां से स्टार्ट किया था हमने? रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस को स्टार्ट करने के बाद हमने 5 हेड पढ़े। सबसे पहले हमने क्या देखा? पढ़े नहीं, पढ़ने होते हैं। सैलरी, फिर क्या देखना होता है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के बाद हमें क्या देखना होता है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बाद में बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन के बाद में हमें देखना होता है अदर सोर्सेज। क्या देखना होता है? बोलो ना, क्या देखना होता है? अदर सोर्सेज। जब ये पांचों हेड की बातें हो जाती है तो इस पांचों हेड की टोटल को कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहा जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। अभी आपने पिछले कुछ लेक्चर्स में जब हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड देखा था तो आपने देखा होगा बिजनेस प्रोफेशन का लॉस कैपिटल गेन के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर रहे थे, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैपिटल गेन से या बिजनेस प्रोफेशन से सेट ऑफ कर रहे थे। तो जो ये सेट ऑफ और वगैरह हम लोग करते, ये भी ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचने का स्टेप ही है। वैसे क्या करना होता है? सिंपली अगर पांचों हेड में इनकम हो तो सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी? हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन अगर पांचों हेड में अगर कहीं पे लॉस है तो उसको आपस में एडजस्ट करने वाले चैप्टर को हमने किस नाम से पढ़ा था? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के नाम से पढ़ा था। आई रिपीट, किस नाम से पढ़ा था? आपको ये बात समझ में आ गई कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता क्या है? हेलो, आपको ये समझ आ गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हमने एक के लॉस को दूसरे के प्रॉफिट से सेट करना सीखा था। जब ये पांचों हेड को हम टोटल कर देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। तो एक और चैप्टर भी हमें इसमें पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है इनकम। नाम को समझना, इनकम ऑफ अ पर्सन। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकम ऑफ अ पर्सन इज टू बी एडेड विथ या क्लब्ड विथ इनकम ऑफ अनदर पर्सन। इनकम ऑफ अनदर पर्सन, क्या मतलब हुआ इस बात का? किसी पर्सन की इनकम किसी और पर्सन की इनकम के साथ क्लब हो जाए या ऐड हो जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्लबिंग ऑफ इनकम के नाम से। किस नाम से जानते हैं? नहीं आ रही आवाज, किस नाम से जानते हैं? अभी क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझना। सपोज कीजिए ये एक पर्सन है, इसका नाम रख दिया हमने अगेन क्या? राम। अगर इसका नाम राम रखा है तो फिर इसका नाम क्या रखेंगे? बोलो ना, श्याम। मुंबई में भी श्याम ही होता है क्या? क्या नाम है इसका? खुशहाल। तो उधर क्या नाम रखते हो तुम लोग एग्जाम्पल में? जैसे हमारे यहाँ पे राम श्याम मोहन सोहन होता है, तुम्हारे यहाँ पे क्या है? क्या? अच्छा, गोटिया। गंदे नाम रखते हो क्या? तो वो तो तुम्हें संगम वाली मूवी, सिंघम मूवी से समझ में आया ना? अच्छा, ऐसे ही ना होता है क्या? ओहो, अच्छा, हम लोग बिगाड़ते नहीं है, हम लोग रखते अच्छे हैं फिर बिगाड़ते हैं क्या? तुम लोग बिगड़े हुए रखते हो क्या? यस। चले आगे। मान लीजिए कि राम की इनकम है 55,000 और श्याम की इनकम है 2 लाख। ठीक है, किसी कंडीशन में अगर राम की इनकम भी श्याम की इनकम के साथ में ऐड हो रही है, कोई ऐसा है जिसमें राम की इनकम जो है वो टैक्सेबल ना होके किसकी इनकम में ऐड हो रही है? श्याम की इनकम में। अभी श्याम की इनकम टोटल कितनी हो गई? 2,55,000। मुझे बताओ श्याम की थी कितनी? ये वाली इनकम किसकी है जो राम में जुड़ी है? ये किसकी है जो श्याम में जुड़ी है? राम की है जो श्याम में जुड़ गई है। तो अभी टोटल इनकम कितनी हो गई श्याम की? 2,55,000। क्या मैं कह सकता हूं 55,000 ऑफ इनकम ऑफ श्याम राम इज क्लब्ड विद इनकम ऑफ श्याम? एक बार फिर से, 55,000 ऑफ इनकम ऑफ इज टू बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ। यही तो बात है, बोलो हाँ या ना? कुछ मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है और होता क्यों है, पहले उसकी बातें भी हम लोग करते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक जगह पर आपने पढ़ा होगा कि कई लोग अपनी टैक्स को बचाने के लिए अपनी इनकम को किसी और को दे देते हैं। उनका मुद्दा क्या होता है? अपना टैक्स बचाना, सिर्फ और सिर्फ खुद का टैक्स बचाना। और इस खुद के टैक्स बचाने के चक्कर में वो अपनी इनकम को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर वो अपने असेट को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति अपनी इनकम या अपनी असेट को टैक्स बचाने के पर्पज से किसी और को ट्रांसफर कर देता है, तो जब वो व्यक्ति किसी और को ट्रांसफर कर रहा होता है तो उसकी इनकम किसी और पर्सन की इनकम में ऐड हो जाती है। और जब किसी पर्सन की इनकम किसी और पर्सन की इनकम में ऐड हो जाए, उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मान लीजिए इसका नाम अगर मैं रखूं कियारा, है ना, इसका क्या नाम है? अच्छा, सुंदर बना देते थोड़ा सा। हाँ, इसका क्या नाम है? कियारा। तो मुझे बताओ इसका क्या नाम होगा? हाँ, फिर ऐसे ही होगा, तो मेरा नाम ही ले लेता। हाँ, इसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, ये कौन है? कियारा। ये कौन है? सिद्धार्थ। अभी क्या हुआ? दोनों की आपस में हो गई सगाई। क्या हो गई? दोनों की सगाई। सगाई के बाद क्या हो गई? शादी। अभी सपोज कीजिए शादी के बाद कियारा ने गिफ्ट दिया या सिद्धार्थ ने गिफ्ट दिया? पैसे वाला ज्यादा कौन है? सिद्धार्थ ज्यादा पैसे वाला है, हैं? उनका किस चीज का धंधा है? क्या किस चीज का धंधा लक्ष्य था उनके? कुछ भी है? ग्रोसरी स्टोर है क्या सिद्धार्थ के भी? हाँ, अभी क्या हुआ? बात को समझना सब लोग समझना बात को। बस बस बस, कियारा का नाम आते निक्षय के चेहरे को देखो। अरे इधर ध्यान देवे ना। हाँ, इधर मेरी बात सुनो, सिद्धार्थ की हो चुकी है ना, कोई फायदा नहीं है। अब इधर ध्यान दो, अब टैक्स पढ़ो और नहीं कियारा लाओ। अब सुनो मेरी बात, क्या है? कियारा और सिद्धार्थ दोनों का आपस में सब कुछ सेटल्ड चल रहा था। तो एक दिन सुबह सुबह कियारा उठी, बोले हेलो सिड, बोले हाँ हेलो, तो बोले हैप्पी बर्थडे, तो बोले थैंक यू, है ना। और कियारा ने हनुश्री सिद्धार्थ को एक कार जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज, लेकिन उसके नंबर कौन से थे? टी वाले नंबर थे। टी वाले मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट में चलने वाली थी, वो गिफ्ट कर दी, है ना। अब मर्सिडीज क्या काम आती है बोली? खुद के चलाने के लिए काम नहीं आ रही हो, किसके लिए काम आ रही है? ट्रांसपोर्ट में, ना। वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं होती, मुंबई से दिल्ली जाना है कार में अगर, तो कार कौन सी करेंगे? तो मर्सिडीज करके जाते हैं। तो उसके लिए टी वाले नंबर होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले नंबर होते हैं, ट्रेवलिंग वाले नंबर होते हैं। पता है आपको? दो तरह की कार आती है, एक कार जिसके नंबर की प्लेट जो होती है वो येलो कलर की होती है, एक होती है जिसकी प्लेट व्हाइट कलर की होती है। जो येलो कलर की प्लेट वाली कारें होती है वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में होती है। पता है क्या आपको ये बात? यही बात बताऊं मैं आपको ढंग से, पता है आपको? ठीक है, तो हुआ क्या? ट्रांसपोर्ट वाली कार गिफ्ट करी, ठीक है, एकदम ऐसे फालतू में गिफ्ट करी, ठीक है, फालतू में गिफ्ट करी। हाँ, मर्सिडीज पैसे वाले ले जाते हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है? सिद्धार्थ इस कार से सिद्धार्थ हर महीने 50,000 रुपए कमा रहा है, मात्र 50,000 पर मंथ कमा रहा है। कौन? सिद्धार्थ। तो इनकम टैक्स कहता है कि वैसे देखा जाए तो दोनों घर के हैं। अभी कियारा ने सिद्धार्थ को गिफ्ट कर दी, ये तो दोनों घर के हैं। दिखने से ही ऐसा लग रहा है कि कियारा ने ये गिफ्ट इसीलिए करी है ताकि ये जो 50,000 रुपए जो कियारा की इनकम बन रही थी वो कियारा की ना बन के किसकी बने? सिद्धार्थ की बने, इसीलिए किया हुआ लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये चैप्टर इस तरह के ट्रांजैक्शंस में जो टैक्स की चोरी की जाती है उस टैक्स की चोरी को बचाने के लिए ही ये चैप्टर बनाया गया है। सर, टैक्स की चोरी का मतलब क्या हुआ? अभी कियारा की सपोज इनकम ऑलरेडी 5 लाख रुपए ऑलरेडी है और सिद्धार्थ जो है वो दिन मान अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए सिद्धार्थ की इनकम निल है। आई रिपीट, कियारा की इनकम कितनी चल रही है? 5 लाख। आवाज सबकी आनी चाहिए ना। कियारा की इनकम कितनी चल रही है और सिद्धार्थ की कितनी चल रही है? निल। अभी क्या होगा? अगर मान लीजिए ये कार खरीदने से कियारा की इनकम 550 हो जाती है
तो कियारा को टैक्स देना पड़ेगा और ज्यादा ही देना पड़ेगा। सब मैं थोड़ा सा इनकम और बढ़ा देता हूं, चलो ये इसकी इनकम ऑलरेडी 10 लाख चल रही है, 50,000 रुपए महीने के अगर आते तो साल के कितने रुपए बनते हैं, सॉरी साल के कितने रुपए बनते हैं, 6 लाख रुपए। तो पहले कियारा को की इनकम कितनी हो रही थी, 10 लाख प्लस 16 लाख, 6 लाख, कितनी हो गई, 16 लाख। लेकिन इसको लगा कि 16 लाख पे मैं अकेली टैक्स ज्यादा हायर स्लैब रेट में दूं, इससे बेटर है कि मैं मेरे पति को, जो अभी कुछ नहीं कमा रहा है, बेचारा बेरोजगार है, उसको मैं अपनी इनकम ट्रांसफर कर देती हूं। तो कियारा ने क्या किया, हर महीने जो 50,000 रुपए आ रहे थे उसकी इनकम किसको ट्रांसफर कर दी, 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए सिद्धार्थ को ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे बताओ, अब कियारा को जो टैक्स देना पड़ेगा, कियारा को जो टैक्स देना पड़ेगा कितने पे देना पड़ेगा, 10 लाख पे कि 16 लाख पे, 10 लाख पे, और 6 लाख पे टैक्स किसको देना पड़ेगा, सिद्धार्थ को। और आपको पता है इनकम टैक्स में इस बार 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो अपने आपस में घर घर खेल लिए, घर घर खेल के और अपने टैक्स को बचा दिया कियारा ने। इनकम टैक्स वालों ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, इसके लिए ऐसा ना चले, इसके लिए एक नया चैप्टर बना दिया जिसका नाम क्या रखा, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो सर क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स बचाने के काम आता है, यस, क्लबिंग ऑफ इनकम इज क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स बचाने के लिए काम नहीं आता है। जो लोग टैक्स बचा रहे हैं, जो लोग टैक्स की चोरियां कर रहे हैं, आप वापस से बोल रहा हूं मैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं या फिर टैक्स की चोरियां कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम आता है। हम जैसे ही क्लबिंग ऑफ इनकम के एक एक करके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक में एक बात कॉमन होगी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये टैक्स प्लानिंग के अगेंस्ट चैप्टर है। टैक्स प्लानिंग नहीं, टैक्स अवॉइडेंस के दो अलग अलग बातें होती है। एक तो टैक्स प्लानिंग करना, जैसे आप अगर सेविंग करते हो, आप अगर ऐसा ही बिजनेस करते हो जिससे इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो गया। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इनकम टैक्स के सेक्शंस को पढ़कर हम किस तरह से अपने टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो वैसे लोगों ने सीख लिया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब लोग जुगाड़ टेक्निक से अपना काम कर सकते हैं, राइट। इंडिया में जुगाड़ टेक्निक सबसे ज्यादा चलती है, तो इनकम टैक्स में तो सबने अपने अपने जुगाड़ लगा लिए। तो उस जुगाड़ को रोकने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए एक चैप्टर बना जिसका क्या नाम रखा, बाहर निकल जाओ सब लोग, क्या नाम रखा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्लबिंग ऑफ इनकम, जो लोग टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उनसे टैक्स लेने के लिए है। ये बात समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम किसके लिए, जो लोग टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, मतलब टैक्स अवॉइडेंस को रोकता है कौन, क्लबिंग ऑफ इनकम। फिर से एक बार, टैक्स अवॉइडेंस को रोकता है कौन, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो बस ठीक है, अभी हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको बता देता हूं सेक्शन 60 से लेकर 65 तक हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। हमारा ये शुरू होगा सेक्शन नंबर 60 से, चलेगा सेक्शन नंबर 65 तक, ठीक है। तो अब शुरू करें। वैसे इसका दूसरा नाम इनकम ऑफ अनदर पर्सन टू बी एड विथ अदर पर्सन, या फिर इसको ऐसे लिख दो, इनकम ऑफ अ पर्सन टू बी एड विथ अनदर पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन टू बी एड विथ अनदर पर्सन, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, क्लबिंग ऑफ इनकम। सबसे पहला सेक्शन है इसमें सेक्शन 60, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 60। सेक्शन 60 की पहले मैं लाइन पढ़ता हूं, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं, ठीक है। तुम यहाँ पे जो किताब घूम रही है ना, एक एक्स्ट्रा पढ़ी है, वो बुक ले जाना तुम, हाँ, और आज मिलना फिर एक बार फिर से, है ना। यस, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ इनकम। सेक्शन नंबर कौन सा है, 60। मुझे पहले एक बात बताओ, ये आपको चैप्टर समझ में आया क्या, मतलब बेस समझ में आया कि इसमें क्या होने वाला है, किसकी इनकम, किसी और की, किस में ऐड हो रही है, किसी और में,
किसी और की इनकम किसी और में ऐड हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। इसको मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल से उठाता हूं, ठीक है, पहले मेरे को थोड़ा सा और समझाना है, एक और चीज समझानी मुझे। आदि को जानते हो, आदि को, ठीक है, कौन है आदि, थैंक यू सो मच। हाँ, ये है दीपक सर, मैं भूरा बन जाता हूँ, ठीक है, अच्छा, ये है मैं, ठीक है, ये कौन है, दीपक सर, ठीक है। अभी क्या हुआ, दिखा, मैं दिखा आपको, काला था ना इसलिए दिखा नहीं है ना। हाँ, ये है आदि, ये कौन है, आदि, ठीक है। सपोज कीजिए अगर अभी जैसे मेरे नाना जी है ना, तो मेरे नाना जी सुपर रिच है ना, और हमारे मामा वगैरह है नहीं, तो नाना जी की भी जो भी संपत्तियां किसको मिली, है ना, हमें ही मिली। तो नाना जी को लगा कि वैसे ही मेरे जाने के बाद ये पूरी की पूरी 10 दुकान जो है ना, वहां पे एरिया है जिसका नाम भी 10 दुकानें हैं, वो 10 दुकानें हमारे नाना जी की है ना। तो नाना जी को लगा कि आगे जाके भी वैसे ही इनकी होनी है, तो बेटर क्या है कि उसमें से एक दुकान नाना जी ने जब वो जीवित थे अपनी दुकान किसके नाम से कर दी, आदि के नाम से कर दी। आदि मतलब बच्चा, मेरा बेटा, ठीक है। नाना जी ने एक दुकान किसके नाम से कर दी, आदि के नाम से। अभी दुकान किसके नाम से हो गई, आदि के नाम से, ठीक है। अभी क्या हुआ, उस दुकान का हर महीने रेंट आ रहा है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हर महीने रेंट आ रहा है, मतलब साल का कितना रेंट आ रहा है उसका, 6 लाख। मुझे बताओ इस 6 लाख के रेंट को, इस 6 लाख के रेंट के ऊपर टैक्स आदि देगा या नाना जी देंगे, नाना जी गए, नाना जी तो है ही नहीं संसार में अब, बताओ इस 6 लाख रुपीस पे टैक्स आदि दे सकता है क्या। अब बेचारा जानता ही नहीं है कुछ भी जीवन में, अच्युतम केशवम के अलावा, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या, उसको कुछ ही नहीं पता है जीवन में है क्या, ठीक है। तो जब उसको कुछ ही नहीं पता है, जब उसको कुछ ही नहीं पता है, तो ये 6 लाख रुपए वो अपने पास वो लेगा या फिर हम लेंगे उसके पेरेंट्स। तो अब क्वेश्चन अरेज होता है कि इस 6 लाख वाली इनकम पे टैक्स मुझे देना है कि आदि देगा। सिंपल सी जवाब दो, सिंपल सा, मुझे देना पड़ेगा। इनकम है किसकी, बाहर निकल जाओ सब, इनकम है किसकी, टैक्स कौन दे रहा है। अब सोचो मेरे बारे में एक बार, है ना, किसी और की यानी कि आदि की इनकम मेरी इनकम के साथ क्लब हो रही है, किसी और की इनकम यानी कि आदि की इनकम मेरी इनकम के साथ क्लब हो रही है। ये भी प्रोविजन हम इसी चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं, यस और नो। तो मुझे बताओ ये टैक्स लगाने के लिए कि टैक्स बचाने के लिए, ये चैप्टर टैक्स लगाने के लिए कि टैक्स बचाने के लिए, ऑब्वियस ही बात है टैक्स बचाने लगाने के लिए। और जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ना बचा पाए उनके लिए ये चैप्टर बनाया गया है। क्लियर है, बोलो यस सर और नो सर, यस सर। तो अब सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सबसे पहले लिखो हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग लगाओ क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके अंदर हेडिंग लगाओ सेक्शन 60, सेक्शन 60 क्या है, ट्रांसफर ऑफ इनकम। ये चैप्टर आपको साथ साथ लिखना है, ध्यान रखना है ना, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है। अब इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को आप समझना, उस डायग्राम को आप समझना। ये हूं मैं, ठीक है, ये हूं मैं नहीं हूं, कोई भी बना दो इसको, काव्य को बना दो, ये काव्य है, ठीक है। थोड़ा पतला कर देते इसको, मुंह इसका लंबा कर देते ऐसे, ठीक है। ये कौन है, काव्य, ठीक है। अभी क्या हुआ, काव्य की पास में एक असेट थी, काव्य के पास क्या थी, एक असेट। काव्य ने वो असेट तो ट्रांसफर नहीं की, काव्य ने वो असेट ट्रांसफर नहीं की, लेकिन इस असेट से होने वाली इनकम, इस असेट से होने वाली इनकम जो है वो ट्रांसफर कर दी, रेखा को, ठीक है। रेखा कौन, इसकी वाली,
ठीक है। हाँ, इनकम है, काव्य कौन है? एक साधारण आदमी। रेखा कौन है? इसकी फ्रेंड। रेखा कौन है? काव्य की फ्रेंड। रेखा का काव्य से वास्तविक जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं है सिवाय दोस्ती के, राइट? ना तो इसकी लुगाई है वो, ना इसकी वो फियोंसे है, ना इसकी कोई जानी पहचानी बहन है दूर या नजदीकी। ये इसकी सिर्फ क्या है? फ्रेंड है। कौन है रेखा तुम्हारी? बोलो, मुंह से बोलो। हाँ हाँ यस। तो काव्य ने क्या किया? काव्य ने असेट तो ट्रांसफर नहीं करी, काव्य ने असेट ट्रांसफर नहीं करी, लेकिन उस असेट से होने वाली इनकम ट्रांसफर करी। क्या ट्रांसफर करी? इनकम। सर रीजन क्या? रीजन कुछ इस तरह का था कि काव्य 7 लाख रुपए तो कमा रहा था सैलरी से। काव्य की सैलरी कितनी थी? 7 लाख रुपीज। और इनकम थी असेट से, इनकम फ्रॉम असेट थी, इनकम फ्रॉम असेट थी काव्य के, मान लीजिए कि 4 लाख रुपीज। तो टोटल कितने रुपए इनकम कमा रहा था काव्य? 11 लाख। तो काव्य को लगा कि क्यों ना इस 4 लाख की इनकम पे टैक्स बचाया जाए। कितनी इनकम पे टैक्स फ्री है? 7 लाख पे। कितनी इनकम पे टैक्स फ्री है? 7 लाख पे। एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो रही है? ये 4 लाख की इनकम अगर मैं मेरी फ्रेंड को रेखा के नाम से ट्रांसफर कर देता हूं, तो अब रेखा की इनकम कितनी हो जाएगी? 4 लाख। काव्य की इनकम कितनी बचेगी? 7 लाख। तो क्या काव्य को टैक्स देना? क्या रेखा को टैक्स देना? तो इनकम टैक्स वालों ने बोला होशियार तुम अकेले ही हो क्या? इनकम टैक्स वालों ने एक पूरा का पूरा चैप्टर ही जोड़ दिया कि अगर कोई पर्सन इज ट्रांसफरिंग हिज एसेट, सॉरी, अगर कोई पर्सन इज ट्रांसफरिंग इनकम but does not transferring his asset, then income of such asset will be clubbed with income of transferer। मतलब कि अगर आपने किसी पर्सन को ट्रांसफर करी है इनकम, लेकिन नहीं ट्रांसफर करी है एसेट, तो जो इनकम आपने ट्रांसफर करी है वो ट्रांसफरर की ही इनकम में ऐड हो जाएगी। ट्रांसफरर कौन है? इसमें सबकी आवाज आनी चाहिए। ट्रांसफरर कौन है? काव्य। तो क्योंकि काव्य खुद ट्रांसफरर है, तो ये जो इनकम है वो रेखा की नाम मान के ट्रांसफरर यानी कि किसकी मान ली जाएगी? काव्य की। तो मुझे बताओ ट्रांसफर करने का कोई फायदा होगा? तो जब फायदा ही नहीं होगा तो करेगा क्या? तो बस इनकम टैक्स वाले यही चाहते थे। अब मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में काव्य की इनकम फिर से कितनी हो जाएगी? 11 लाख। क्या ट्रांसफर करने का कोई फायदा हुआ? सर ट्रांसफर क्यों कर रहा था? अवॉइड करने के लिए। क्या अवॉइड करने के लिए? इनकम को अवॉइड करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो टैक्स अवॉइडेंस के पर्पज से अगर किसी पर्सन ने अपनी इनकम बचाने के लिए कुछ ऐसा काम किया है, अपना टैक्स बचाने के लिए ऐसा काम किया है, तो जो इनकम है वो ट्रांसफरर की मानी जाएगी, ट्रांसफरी की नहीं मानी जाएगी। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, आप लोग भी सेम ही डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है? आप लोग भी सेम ही डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, ये कौन है? ये कौन है? ए, है ना? ये कौन है? बी, ठीक है? डज नॉट, ओके, ए क्या कर रहा है? ट्रांसफर्स हिज इनकम विदाउट transferring his asset, then such income will be clubbed with such income will be clubbed with income of ट्रांसफरर। किसकी इनकम मान ली जाएगी? ट्रांसफरर की। तो मुझे बताओ इसका कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दिस इज सेक्शन नंबर 60, नोट डाउन फटाफट से, ठीक है? मैं इसके अंदर की जो थियोरी वेरी है वो नहीं नोट करवा रहा हूं, मैं सिर्फ छोटे छोटे डायग्राम बनवा रहा हूं आपसे, ताकि फोटोओं से आपको समझ में आ जाए। क्यों दिव्या, फोटो समझ में आ जाता है? हाँ, फोटो से काफी सारी चीजें जिंदगी में समझ में आई है तुम लोगों को, तो ये भी समझ में आएगा, है ना?
कई सारी चीजें जिंदगी में तुमने सीखी होगी फोटोओं को देख देख के, हाँ कि ना? ओके। हो जाए तो बताना, ठीक है? हो गया? नोट कर लिया? चलो नहीं, इधर आओ, ये उठाओ। दोनों उठा लो, ये चार्जर ये पड़ा, ये पड़ा, ये तार अंदर पड़ी है। यस, आगे बढ़ू मैं? एक बार इसको नोट्स में भी देख लो, एक बार इसको नोट्स में भी देख लो। व्हेन, ये देखो, ये देखो, ये फंस गया, ये फंस गया आदमी। क्यों फंस गया? क्योंकि इसने क्या किया है, इसने क्या किया है? इधर इधर इधर, इसने क्या किया है? बोलो ना यार, अरे सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या किया इसने? टैक्स पेयर ओन्स एन एसेट। टैक्स पेयर के पास क्या है? एक अपनी एसेट है। फिर क्या हुआ? नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम। क्या नहीं ट्रांसफर किया उसने? ओनरशिप। क्या नहीं ट्रांसफर किया? ओनरशिप। सिर्फ क्या ट्रांसफर की है? इनकम। सिर्फ क्या ट्रांसफर करी है? इनकम। नहीं नहीं, ये शायद सेकंड पॉइंट आ गया क्या? इफ द ट्रांसफर इज असेट बट कीप द इनकम, ये दूसरा पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। ये ऐसे कैसे? ये सेकंड पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट तो इधर ही है, फर्स्ट पॉइंट तो ऊपर ही है, ऊपर वाला खत्म हो गया। क्या बोला? व्हेन पर्सन ट्रांसफर हिज इनकम, ट्रांसफर अदर पर्सन हिज इनकम। समझना बात को, क्या बोला मैंने? व्हेन ट्रांसफर हिज इनकम। बोलो, रिपीट करो, ट्रांसफर क्या कर रहा है? क्या नहीं ट्रांसफर कर रहा है? क्या नहीं ट्रांसफर कर रहा है? एसेट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में क्या हो जाएगा? सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अब ट्रांसफर का मतलब क्या है? कैसे भी ट्रांसफर किया हो, सेटलमेंट में, ट्रस्ट में, कोवेनेंट में, एग्रीमेंट में, अरेंजमेंट में, किसी भी तरह से ट्रांसफर का तरीका कुछ भी हो सकता है। इसको बड़ा करना था यार एक बार। ट्रांसफर का तरीका कुछ भी हो सकता है। एक बार लक्षिता को बता दो ना कैसे करते हो, इसके पास भी ऐसा ही फोन है। लक्षिता सीख लो ना एक बार, तुम्हारे पास भी ऐसा ही है ना फोन? वन प्लस है ना? फर्क पड़ा कुछ? पहले वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा है? एक बार वापस पहले वाला करो तो। यस। तो दूसरा, अब हम लोग आते हैं, पहले ये तो बात समझ में आ गई ना, ट्रांसफर कैसा भी हो सकता है। ट्रांसफर किसकी होगी? ट्रांसफर क्या की है? इनकम। क्या नहीं की है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसमें, इस वाले में ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर करी है इनकम, ठीक है, लेकिन नहीं ट्रांसफर करी है क्या? असेट। तो क्या प्रोविजन लग रहा है? सेक्शन नंबर 60 वाले। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा भी हो जाए, अगर इसका उल्टा भी हो जाए कि इफ पर्सन ट्रांसफर दी एसेट, ये दिख रहा है क्या? ये वाला, ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, इफ ट्रांसफर ट्रांसफर दी एसेट, मतलब इसका उल्टा हो जाए कि आप असेट तो ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं कर रहे हो? इनकम। तो भी क्लबिंग लगेगी। मतलब यहां पर एक और फोटो बना दो, यहां पर एक सेम फोटो बना दो ऐसा ही, और यहां पर लिखो ट्रांसफर हिज असेट विदाउट ट्रांसफरिंग हिज इनकम, then such income will be treated as income of transferor। सेम टू सेम बातें हैं, सेम टू सेम बातें हैं, ठीक है? बोलो यस सर कि नो सर? बोलो यस सर कि नो सर? ओके। आज एग्जाम देके आए हो क्या तुम लोग? सब लोग सुस्त क्यों होते हैं?
हिंदी रो, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। सिर्फ ये वाला फोटो तुम्हें एक अलग से बनाना है बस, राइट। चलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगला टॉपिक है 61। एक बार इसको पढ़ लो ना सब लोग, तो क्लियर हो जाएगा सबको। एक बार पढ़ लो ना सब इसको एकदम अच्छे से, और अब के ना सबकी आवाज भी आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला? टैक्स पेयर ओन एंड, बाहर निकल जाओ सब, सिर्फ दिव्या अकेली बैठेगी। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या बोला? टैक्स पेयर ओन एंड एसेट, ओनरशिप ऑफ एसेट इज, ठीक है। ट्रांसफर में भी रिवोकेबल और ट्रांसफर में भी अफेक्टेड एट, ठीक है। मतलब मुझे बताओ, एसेट दिए कि नहीं दिए? असेट दिए कि नहीं दिए? नॉट ट्रांसफर्ड। असेट दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। इनकम दिए कि नहीं दिए? इनकम दे दी, इनकम दे दी। तो अगर आप इनकम दे भी देते हो तो इनकम किसकी मानी जाएगी? फरर की कि फरी की? फरर की कि फरी की? फरर की। मेरी बात सुनो, इनकम हमेशा ट्रांसफरर की ही मानी जाएगी। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला है रिवोकेबल ट्रांसफर। इसका क्या मतलब हुआ समझना। एक सेकेंड, का इधर आओ, मोबाइल लाओ अपना, मोबाइल लाओ। हाँ, ये नयोनिका है, और ये नयोनिका मुझे क्या दे रही है? ये मोबाइल गिफ्ट दे रही है, देखो, ठीक है। अब तुम बैठ सकते हो ना। हाँ, नयोनिका ने मेरे को मोबाइल क्या दे दिया? ये वाला गिफ्ट दे दिया, ठीक है। नयोनिका एक बार फिर से इधर आओ, एक बार फिर से इधर आओ। हाँ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि ये जो मोबाइल मेरे को नयोनिका ने दिया है, ये मोबाइल मेरा हुआ या नयोनिका वापस ले जाएगी? कुछ भी हो सकता है। पक्का सोच के बता, तो एक बार हाँ। है ना, इसके चेहरे से पता चल रहा है कि सर ये सिर्फ एग्जांपल के लिंक, तो इसको हाँ, वापस देना। वापस आपको देना पड़ेगा मुझे। लोगे वापस? ले जाओ। कितनी देर के लिए दिया? 1 मिनट के लिए दिया। कितनी देर के लिए दिया? 1 मिनट के लिए। मुझे बताओ, ये ट्रांसफर परमानेंट था कि वापस लेने के लिए था? फिर से एक बार, ये ट्रांसफर परमानेंट था या वापस लेने के लिए था? तो भैया, जब वापस लेने के लिए अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, फिर से सुनना, अगर कोई ट्रांसफर किसके लिए हो रहा है? वापस लेने के लिए हो रहा है, तो उस ट्रांसफर को रिवोकेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना। हम जब छोटे थे तो बचपन में कई बार, है ना, हमें अपने बड़े भाई बहन जो होते थे ना, वो अपने खिलौने विलौने देते थे, और हमें लगता था ये हमारा हो गया। और जैसे ही बड़े वाले भैया को वो वाले खिलौने की जरूरत होती थी, तो थप्पड़ मार के वापस ले लेते थे। तो मुझे बताओ, वो खिलौना परमानेंट ट्रांसफर था या रिवोकेबल ट्रांसफर था? तो सर, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब कौन सा ट्रांसफर होता है? ऐसा ट्रांसफर जो एक बार दे दिया और वो वापस भी ले लेंगे। फिर से एक बार दे दिया और वो वापस भी ले लेंगे। अभी क्या हुआ समझना, समझना। मान लीजिए कि एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम रख देते हैं, अभी बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को लेके बड़े सीरियस हैं। ये कौन है? अमिताभ। कौन है ये? अमिताभ। और ये है, इसका क्या नाम रख दूं? रेखा। अरे वाह, रेखा है ना, रेखा, ठीक है। अमिताभ ने रेखा को, अरे क्या हनुश्री ऐसे कर रहे हो, किसने दिया? अमिताभ ने। किसको दिया? रेखा को। क्या दिया? एक गिफ्ट, गिफ्ट दिया, एक असेट, ठीक है, दिया। और कब दिया? हैप्पी बर्थडे के दिन, 14 फरवरी को, 14 फरवरी 2024 को, ठीक है। लेकिन 4 5 10 दिन बाद मीडिया में एक क्लिप आई, जो रेखा के घर के सामने वाला घर है उसके सीसीटीवी कैमरा की, कि अमिताभ जा रहे हैं रेखा के घर के अंदर, राइट। और ये मीडिया चलाना शुरू कर दिया। जैसे घर पे पहुंचे, कौन? अमिताभ, ऐसे बाल खुले करके चंडिका का रूप लेके जया बैठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके दर पे फिर से भटकने की? 80 साल की उम्र में फिर से तुम्हें रेखा याद आ रही है?
तो बोले कि मैं तो 80 का हूँ, 80 का लगता नहीं हूँ, तुम 75 की हो, 85 की लगती हो। मैं तो 80 का हूँ, 80 का लगता नहीं हो, तुम 75 की लगती हो, 85 की। और वो आज 75 में भी 35 वाली फील दे रही थी, है ना। तो मैं गया था उसके घर पे, ऐसा उसने मन में सोचा कि मैं बोलूंगा, है ना। शाम की दवाइयां और रोटियां वगैरह सब बंद हो गई अमिताभ की। अगले दिन फिर से सुबह उठे तो फिर से वही रूप दिखा चंडिका का, है ना। और घर पे झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। तो बोले कि अभिषेक वगैरह के करने की उम्र में तुम कर रहे हो अब ऐसे ऊंधे काम, हैं। अभी अमिताभ को लगा कि घर टूट रहा है ना। इस उम्र में तलाक होगा तो जमी जमा इज्जत खराब हो जाएगी। अमिताभ फिर से गया किसके घर पे, रेखा के घर पे। जो गिफ्ट दिया था वो वापस लेके आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो असेट दिया था वो रेखा का हुआ या वापस आ गया? मेरी बात सुनो, जो असेट दी थी वो पता असेट क्या थी? जुहू बीच के सामने वाला बंगलो अपना, राइट। तो मुझे बताओ कि असेट दिया कि वापस ले लिया? तो असेट देने के लिए दिया या वापस लेने के लिए दिया था? तो जब कोई असेट दे के वापस लेने जैसा, है ना, जब कोई असेट दे के वापस लेने जैसा काम किया जाता है तो ऐसे सारे ट्रांसफर को कौन सा ट्रांसफर कहते हैं? रिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है। अगर इस गिफ्ट में इस तरह का कोई भी लाइन लिखा हो, पहली लाइन टेक बैक, अगर इस तरह की लाइन लिखी हुई हो, या फिर ट्रांसफर विल बी रिज्यूम यानी कि वापस से ट्रांसफर मिल जाएगा, रिज्यूम फ्रॉम 1 अप्रैल 24, या फिर रिवोक जैसा कोई भी वर्ड लिखा हो, या फिर रीअजम्पशन जैसा कोई भी वर्ड लिखा हो, ऐसे सभी केसेस में जो गिफ्ट आपने दिया है, आई रिपीट, जो गिफ्ट आपने दिया है वो गिफ्ट आपका फिर से वापस आ जाएगा। और जब कभी सलोनी दी हुई चीज अगर वापस ले ली जाती है तो उसे क्या, कौन सा ट्रांसफर कहा जाता है? रिवोकेबल ट्रांसफर। और सुनना, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में इनकम जो है, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में इनकम जो है किसकी मानी जाती है? ट्रांसफरर की। किसकी मानी जाती है? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से पढ़ते हैं फटाफट। व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट with any other person with the right to revoke the transfer, ठीक है। all income accruing to the transferee from the asset shall be included in the total income of transferor. yes sir ki no sir? yes sir. if an asset is transferred under trust it is revocable during the lifetime of beneficiary. मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसफर ट्रस्ट में ट्रांसफर करी गई, ट्रस्ट मतलब विश्वास वाला है ना, ट्रस्ट एग्रीमेंट के थ्रू अगर ट्रांसफर करी गई है और उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी हम आपकी अपने जीवन में कभी भी हम, अभी जैसे लक्षिता है मेरी खूब मदद कर रही है निस्वार्थ भाव से मेरे लिए इतने सारे कंटेंट वगैरह क्रिएशन करने में, इसको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, बढ़िया अच्छे नंबर से पास होगी हुई, 300 में से 180 नंबर का आशीर्वाद देता हूँ मैं इसको, है ना। और ज्यादा तो गणा ही थे, 60 बहुत है ना, ठीक है। हाँ, तो अभी ये मेरी बड़ी मदद कर रही है। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक बार भावनाओं में बहकर मैंने लिखा, मैं मेरी बलेनो ठीक है, नहीं वैगनार दे देते हैं, ठीक है। मैं मेरी वैगनार जो है वो अब किसको देता हूँ? छोटी दूंगा क्या? है ना। मैं मेरी वैगनार जो है वो लक्षिता को गिफ्ट करता हूँ इस मदद के लिए, ठीक है। और मैंने लक्षिता को अपनी एक कार गिफ्ट कर दी। लक्षिता को लगा कि इस उम्र में मैं कार तो क्या चलाऊंगी, मेरे को तो एक्टिवा चलानी है, एक्टिवा अच्छी लगती है, बढ़िया पार्किंग वार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, कहीं भी फास्ट जाना हो उनसे मिलने के लिए जुप जुप करके निकल जाते हैं क्या, है ना। और अगर है ना कार में अगर बैठना है ना, कार में बैठ के अगर मिलने के लिए गए तो मुंह पे कपड़ा भी नहीं बांध सकते, नहीं क्या, समझ लो मेरी बात को क्या, है ना। तो लक्षिता ने सोचा कि कार को अपन टैक्सी में चला लेते हैं, ठीक है। और कार, लक्षिता ने एक उबर वालों को कार दे दी और लक्षिता को हर महीने से इनकम भी होनी शुरू हो गई, जितने मेरे घर पे ही पता चल गया कि सिर्फ कंटेंट बनाने आपने कार दे दी, आपकी हिम्मत कैसे हुई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने कहा लक्षिता सॉरी मेरी कार मेरे को वापस दे दो। क्या मुझे बताओ, कार परमानेंट दी थी कि वापस लेने के लिए दी थी? परमानेंट ट्रांसफर है कि रिवोकेबल ट्रांसफर है? एक और एग्जांपल है, तो सलोनी ने कहा कि सर आप मतलब आप जो जैसलमेर से हैं, जोधपुर में आपको किराए के घर पे रहना पड़ रहा है, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो, आप लो मेरा घर पकड़ो,
और मैंने कहा मैं ऐसे किसी और के घर पे कैसे रह सकता हूँ फ्री में यार। तो सलोनी बोला नहीं सर प्लीज ये गुरु दक्षिणा मानो और इस घर में आप रहो। इवन लक्ष्यता सलोनी जो है वो पेपर्स बना के ले आई, राइट। उन पेपर्स में लिखा हुआ था दिस ओनर ऑफ दिस हाउस इज सलोनी, दिस हाउस इज सिचुएटेड इन दिस दिस एरिया, और नीचे एक लाइन और लिखी हुई थी, आफ्टर कंप्लीटिंग माई CS आई विल टेक बैक दिस हाउस फ्रॉम दीपक सर। मैंने वो लाइन पढ़ी नहीं, मुझे, मैं तो खुश हो रहा था, मेरा घर हो गया पूरा का पूरा, है ना। लेकिन वो लाइन क्या लिखी हुई थी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोर्स आई विल टेक बैक दिस हाउस फ्रॉम दीपक सर। नाउ माई क्वेश्चन इज, ये ट्रांसफर परमानेंट है कि रिवोकेबल है? बाहर निकल जाओ, परमानेंट है कि रिवोकेबल है? तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर होता है, हाँ होता है। बोलो, रिवोकेबल केस में ट्रांसफर होता है? होता है, लेकिन वापस लेने के लिए होता है। किसके लिए होता है? वापस लेने के लिए। तो समझो, अच्छा कभी भी जीवन में कभी भी अगर आप वापस ले रहे हो तो ट्रांसफर होगा। इफ असेट इज ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन एंड इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, राइट। उसके बाद क्या लिखा, इफ एन एसेट इज ट्रांसफर्ड बिफोर 1 अप्रैल 1961। एक्चुअली 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना था। कब बना था? 1961। तो वैसे देखा जाए तो यहां पे लिखा विद इन 6 ईयर, तो इस बात की अभी कोई वैलिडिटी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैडम ने कहा था, निर्मला सीतारमण ने, कि 6 महीने के अंदर अंदर हम अपने इनकम टैक्स को पूरे को बदलने वाले हैं। वो इसी तरह की बातों के लिए बोला था। अब इसमें ये वाली लाइन जुड़ी हुई है, हर बार बच्चों को पढ़नी पड़ती है। अगर 61 से पहले कोई ट्रांसफर किया था और 6 साल के लिए किया था, तो अब क्वेश्चन हो गया 61 के बाद में 67 का। अब तुम्हारे को 2024-25 में 1961 का क्वेश्चन पूछेंगे क्या? तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं, बट क्योंकि लिखी हुई इसलिए पढ़ना होता है। क्या बोला, इफ असेट इज ट्रांसफर्ड, तो उस वक्त ये था कि 6 साल के लिए ज्यादा के लिए कोई ट्रांसफर कर देता है ना, तो उसको परमानेंट ट्रांसफर बोलते थे, राइट। उस वक्त ऐसा होता था, इसलिए इस लाइन का अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इफ ट्रांसफर कंटेन एनी प्रोविजन ऑफ रीट्रांसफर, तो भी उसको क्या बोलेंगे? रिवोकेबल ट्रांसफर। इफ ट्रांसफरर हैज राइट टू रीअज्यूम द पावर, तो भी उसको क्या बोलेंगे? रिवोकेबल। ये क्या बता रहे, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब बता रहे हैं। फिर से सुनना, लास्ट पॉइंट क्या बोला? लास्ट पॉइंट में रीअज्यूम दी पावर, मतलब कंपनी कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को घर दिया है, अपने घर को वापस लेने का पावर भी उसको अपने पास रखा है। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या बोला? रीट्रांसफर भी अपने पास रखा है, होली, पार्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला? रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। उससे पहले भी क्या बोला? ट्रस्ट और रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। अगर इस तरह से कोई भी पर्सन अगर अपना घर वापस लेने के लिए प्रयास करता है, तो ऐसे ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? रिवोकेबल ट्रांसफर। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक फोटो बना देता हूं फिर मैं। अमिताभ ने ट्रांसफर किया रेखा को, कैसा ट्रांसफर किया? ट्रांसफर, बट कैसा ट्रांसफर किया? बोलो, रिवोकेबल। ट्रांसफर एंड असेट, और ट्रांसफर कैसा है? रिवोकेबल, ठीक है। ट्रांसफर कैसा है? रिवोकेबल। तो इसने कहा कि, इनकम फ्रॉम सच asset will be clubbed with income from such asset will be clubbed with income of transferor, that is अमिताभ। नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो सेकंड पॉइंट भी। मुझे लगता है पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा संभवतया। बोलो हाँ या ना। ओके, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। चलो, निचार्ज हो रहा था क्या? ठीक है। ट्रांसफर असेट, दैट इज ट्रांसफर रिवोकेबल है ना, ट्रांसफर का नाम रिवोकेबल ट्रांसफर है, सिंपल। अंजलि की कल डेथ हो गई क्या किसी की? किसकी डेथ हुई है? किसकी डेथ हुई? कजन, आगे नेड़े में बचा गई है, तो आई क्यों नहीं? वो पागल है।
जरूरत तो है ही, आज की आज जरूरत है। हाँ उसका घर कहाँ है? तो बस लक्षिता घर भी पीएफ ऑफिस में ही है, तो आपका घर कहाँ है? वो दे देगी, आपको दे देगी रास्ते में कहीं पे बीच में ना। तुम्हारा घर है कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में? हाँ तो वैष्णो नगर पीएफ ऑफिस तो आपस में आमने सामने तो है, वो पकड़ा देगी तुम्हें, आज दे देगी वो, आज ले देना उसको, और वो उसको बोलो करके ही दे फिर तुम। अरे तो उनके 200-300 मीटर में ही घर है, लक्षिता आएगी थोड़ी उसके घर पे बार बार कोई। हाँ हाँ लक्षिता को दे देना, उसको बोलना पीएफ ऑफिस है, हैं? कर तो लिया उसने, कर तो लिया होगा ना। हाँ उसको बोलो करके और लक्षिता को दे देना। चलिए तो अगला अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगर कोई पर्सन ट्रांसफर कर रहा है जो इररिवोकेबल है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, क्या? अच्छा लिखा नहीं क्या? ये फोटो ही बनाना है, पूरा नहीं लिखना है। ये फोटो भी नहीं बनाया क्या तुम लोगों ने अभी तक? जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, बातें क्या कर रहे हो उनसे? हाँ जल्दी नोट करो बेटा, तुम नोट, फोटो नहीं बनाया? तुम बातें नहीं कर रहे थे मुझसे ऐसा? री अज्यूम, री अज्यूम, री अज्यूम, रिज्यूम नहीं है, री अज्यूम है। अरे उसी को री अज्यूम, हाँ एक ही बात, नीचे लिखा हुआ है बस, ठीक है। हाँ री अजम्पशन मतलब वापस ले लेना, री अज्यूम करना। इधर एक वर्ड लिख देता हूँ, री वो के बल, चलो रिवोक नीचे लिखा हुआ है ना, इतने ही ना, शब्द कहाँ से लाऊं, है इतने ही है। चलिए तो ये था हमारा ट्रांसफर रिवोकेबल। अगले पॉइंट को भी 62 भी सेम है। ये क्या बोल रहा है? इफ देयर इज एन इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ अ असेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, द इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। ये पॉइंट हमने बाय डिफॉल्ट नीचे पढ़ लिया है। कैसे? ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा सलोनी कि सर ये घर आपका हुआ, मैं आपसे 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक वापस नहीं मांगू, कोई भी एक साल बोल दिया, या बोला 5 साल तक वापस नहीं लूंगी, 10 साल तक वापस नहीं लूंगी, 15 साल तक, पर 15 साल बाद तो लेगी। तो अगर वो घर से अगर कोई किराया मिल रहा है या फिर उस असेट से कोई इनकम मिल रही है, तो वो इनकम मेरी मानी जाएगी कि सलोनी की मानी जाएगी? सलोनी की, यानी कि ट्रांसफरर की मानी जाएगी। फिर से समझना कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को असेट ट्रांसफर करता है, वो ऐसा बोल के करता है कि आई विल नॉट टेक बैक टिल 10 ईयर्स, तो मुझे बताओ 10 ईयर्स के बाद में तो रिवोकेबल है। तो वैसे इन दोनों को अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 1961 से पहले अगर था तो अलग अलग पढ़ना था, अब तो दोनों सेम ही है, राइट? रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी अगर है तो उसे रिवोकेबल ही कहेंगे, उसे इररिवोकेबल नहीं कहेंगे। यस और नो? यस सर। तो थर्ड पॉइंट भी कंप्लीटेड है, सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 एक बार आप फिर से इसको पढ़ लीजिए, घर पे आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यस एक लास्ट पॉइंट इसमें जो ये मेन है, दिस वन मैं एक बार अंडरलाइन कर रहा हूं, समझना इसको। पढ़ा इस लाइन को, ये मेन इसलिए क्योंकि इसको लेके हमें पूरा का पूरा आगे टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? ये इसी का ये इररिवोकेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है? तो इसको अपन आगे डिस्कशन कर लेंगे, इसको अभी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। आगे बढ़ू मैं? बोलो आगे बढ़ू क्या? बोलो आगे बढ़ू। अब कौन सा टॉपिक पढ़ो, माइनर का पढ़ाऊं या माइनर का पढ़ा देते? राइट, लिख देना मोस्ट इंपोर्टेंट। दिव्या जाओ ना, कि तो पास में बैठी हो तो। हाँ अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ट्रस्ट मी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, राइट?
ये टॉपिक है माइनर चाइल्ड को लेकर। अभी मैं माइनर चाइल्ड का पढ़ा रहा हूं और माइनर चाइल्ड का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लबिंग चैप्टर जो है ना 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, आज और कल। कल क्लबिंग खत्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? कल क्लबिंग पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो आप इसको ये समझो कि क्लबिंग छोटा सा चैप्टर है। कई बार 2, 3, 4, 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए हैं, राइट। और हमें पता ही नहीं चलता है, इनकम टैक्स जो है ना कई बार छोटे छोटे चैप्टर्स को उठा के आपको जो है वो क्वेश्चन आपके सीधे मुंह पे मारती है और आपको लगता है कि यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, जैसे क्लबिंग हो गया, जैसे डिडक्शन हो गया, जैसे टीडीएस हो गया, जैसे ये वाले जो सारे चैप्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स। और अभी पिछले 2-3 सालों से, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से जो अभी नया सिस्टम सेट हुआ है उसके तहत इनकम टैक्स को बड़ा छोटा भी कर दिया गया है। पहले मैं जीएसटी की बात, जीएसटी को अलग रखे तो इनकम टैक्स को पर्टिकुलरली छोटा कर दिया गया है। पहले पीछे वाले जो चैप्टर्स थे उसमें बहुत समय लगता था। पीछे वाले चैप्टर्स मतलब असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फॉर्म, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे। अब उनको थोड़ा कम कर दिया है, सीधा इंडिविजुअल पे बातें करते हुए थोड़ा बहुत असेसमेंट कंपनी का बता के और सीधा जंप कर दिया आईटीआर वाले में। पहले तो आईटीआर वाला जो चैप्टर था जिसमें असेसमेंट प्रोसीजर हुआ करता था, असेसमेंट प्रोसीजर में भी बड़ा लंबा चौड़ा मामला था, वो भी उन्होंने अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से जब से ये सब्जेक्टिव हुआ है हटा दिया है न्यू सिलेबस में। यानी कि तो इनकम टैक्स में उसके तहत सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग जैसे चैप्टर्स इंपोर्टेंट बन जाते हैं। 3-4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अभी 2 लेक्चर में पूरा खत्म हो रहा है, आज और कल में पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो इंपोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अब बात करते हैं माइनर चाइल्ड की। माइनर चाइल्ड की क्लबिंग क्या होती है पहले समझना। सपोज ये एक बच्चा है आदि, बच्चे का नाम क्या है? आदि। ये इसके 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है। अरे पेरेंट्स का तो जुड़ा ही होता है ना। ठीक है, ये है ममा। अच्छा नहीं तो बाइफरकेट कैसे करोगे फिर? ये है पापा, ठीक है। अभी क्या हुआ, ममा और पापा दोनों साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही सीएस बन गए, ठीक है। और दोनों ही कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। और दोनों ही सेम डे सीएस बने और सेम कंपनी में जॉब लगे। दोनों अर्निंग पर्सन है। अभी आदि की टोटल इनकम किसी असेट के रेंट से आ रही है 10 लाख रुपीस। द क्वेश्चन इज आदि की इनकम मम्मा की इनकम में क्लब हो या पापा की, क्योंकि आदि के खुद के ऊपर तो कोई टैक्स लगना नहीं है। आदि पे खुद पे टैक्स क्यों नहीं लगना है? क्योंकि आदि जो है वो 18 साल से छोटा है। क्योंकि आदि 18 साल से छोटा है तो खुद को तो कोई टैक्स देना नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर, कौन सा था सेक्शन नंबर 11, जहां पे आपने बचपन में पढ़ा था कि माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी इम्प्लीकेबल नहीं होती है। तो जो माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं लगती है तो क्या आदि की इनकम पे कोई टैक्स? हाँ, माइनर याद आया सेक्शन 11, 3 जने होते हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड और माइनर, अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, याद आया क्या? हाँ, ल्यूनेटिक वगैरह सब उसमें कवर होते थे। तो उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी लगती नहीं है। जो उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी लगती नहीं है तो क्या आदि के ऊपर कोई लाइबिलिटी लगेगी? हाँ या ना? बोलो, कोई लाइबिलिटी लगेगी? हाँ या ना? नहीं लगेगी। तो ये जो 10 लाख पे टैक्स कौन देवे, मम्मा देवे कि पापा देवे? बराबर है, यस। जनरली क्या होता है, बच्चे के दिमाग में यही आता है कि टैक्स कौन देगा? पापा, है ना। इवन लड़कियों के दिमाग में भी ये आता है कि भाई इनकम तो पापा की इनकम में क्लब होगी, मम्मी में क्यों क्लब होगी? मतलब अगर वो वुमेनाइजेशन की बात करें, अगर नारी शक्ति की बात करें, तो जब भी कभी जिम्मेदारियों की बात आती है, लाइबिलिटी की बात आती है पैसों से रिलेटेड, तो वो मम्मी सीधी किस पे डाल देती है? पापा पे, है ना। और जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो मम्मी सब अपने ऊपर ले लेती है क्या? हाँ, तो यहाँ पे पापा पे या मम्मी पे इनकम टैक्स ने दोनों को बराबर समझा है
और इनकम टैक्स ने कहा है कि ये इनकम मम्मी या पापा दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी, हुज इनकम इज हायर, उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी। मैंने बात करने से पहले बोला था कि मम्मी पापा दोनों सीए से, दोनों सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं और सेम कंपनी के सेम कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो इनकम भी दोनों की क्या होगी, सेम। तो इन केस अगर दोनों की इनकम अगर सेम हो तो क्या होगा, तो इफ इनकम इज सेम, अगर दोनों की इनकम सेम है तो ऐसी कंडीशन में पूछा जाएगा आदि से, राइट। अब आदि बेचारा 1.5 साल का बच्चा, इनकम टैक्स वाले आदि से आके पूछ रहे हैं, आदि व्हाट यू वांट, है ना, मम्मा की इनकम में क्लब करें कि पापा की इनकम है। और उस दिन वो उसको जो जचेगा वो बोलेगा मम्मा, है ना। तो क्या मम्मा की इनकम में क्लब हो जाएगी क्या, है वो, मैं वही तो कह रहा हूं। अरे बोल ही नहीं से, उसमें कौन पूछ रहा है, सच में इनकम टैक्स में से लिखा हुआ है कि इन विच माइनर वांट्स, क्या लिखा हुआ है, इन विच माइनर वांट्स। अब माइनर अगर इतना छोटा है तो उसे पूछने से रहे, और मान लीजिए 2 थप्पड़ मार के पापा ने बोल दिया कि आ जाएंगे इनकम टैक्स वाले, बोले 15 साल का भी है ना, जे अगर तूने मेरा नाम ले लिया तो अभी तो हाथे मार रहा हूं हाथों से, फिर मारूंगा मुक्के, समझ रहे हो, यस और नो। तो ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स को क्या बोलता है, अगर दोनों की इनकम सेम है तो इन विच माइनर वांट, इन विच माइनर वांट, अगर दोनों की इनकम सेम है तो जिसमें माइनर चाहता है उसमें क्लब हो जाएगा। तीसरे नंबर पे सुनना, थर्ड बात को सुनना कि अगर एक बार मम्मी की इनकम में क्लब होना शुरू हो गया तो बार बार किसमें क्लब होगा, मम्मी की। एक बार पापा की इनकम में क्लब होना शुरू हो गया तो बार बार किसमें होगा, पापा की इनकम में। यस सर कि नो सर, नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है तो फिर से एक बार शुरू करते हैं कि मुझे बताओ कि अगर कोई माइनर की इनकम है तो मॉम की इनकम में जाएगा कि डैड की इनकम में जाएगा कि जिसकी ज्यादा है उसमें जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों की बराबर है तो जिसमें माइनर चाहता है उसमें जाएगा। मान लीजिए कि पहले दोनों में मोहब्बत थी लेकिन बाद में हो गई तकरार और हो गया झगड़ा। मुझे बताओ जब झगड़ा हो जाएगा तो माइनर की इनकम मम्मा के या पापा के, जब दोनों लड़ लिए, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, है ना, तो अब माइनर की इनकम मम्मी की इनकम में क्लब हो या पापा की इनकम में, जो उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इफ मम्मा पापा का रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट तो जो माइनर को टेक केयर कर रहा है ना, ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है, ये और ये बना देता हूं, ठीक है। देन the parent who is taking care, जो उसकी क्या कर रहा है, टेक केयर कर रहा है। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, आ जाओ जल्दी से आ जाओ माइनर वाले टॉपिक में। व्हेन एन इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड, द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स हुज टोटल इनकम इज, बोलो ना, हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। अगर मान लीजिए इनकम इक्वल है तो इन विच माइनर वांट्स, क्लियर है, ठीक है। इफ मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट, if marriage does not exist then minor will be includable in the income of that parent who maintain the minor, who maintain the minor। yes sir कि no sir, बोलो हाँ कि ना। इसमें 2 लाइनें और जोड़ो, इसमें 2 लाइनें और जोड़ो, इसमें 2 लाइनें और जोड़ो। फर्स्ट इसमें कहीं पे भी आप साथ में लिख लीजिए अगर आपके लिखा हुआ नहीं है तो, अगर आपके भी इतना ही है तो, और अगर आपके पास में अगर अपडेटेड है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखिए कि इफ नहीं, अप टू रुपीज 1500 पर एनम ऑफ माइनर will not be clubbed, will not be clubbed। इसको एक बार अपने हिसाब से अच्छे से लिख देना कि अगर आपकी माइनर की इनकम 1500 रुपए तक की है तो वो क्लब नहीं होगी, वो एग्जेम्पशन के दायरे में आएगी। 1500 रुपए पर मंथ या पर एनम, पर एनम, अप टू रुपीज 1500 रुपए पर एनम इनकम क्लब नहीं होगी। एक और लाइन भी ऐड कर दीजिए इसमें, एक और लाइन भी ऐड, अच्छा नीचे लिखा हुआ है ना, क्या कर रहे हो, नीचे लिखे हुए एक्सेप्शन इसके, है ना, नीचे लिखे हुए, पर 1500 वाली लाइन नहीं लिखी हुई है,
कहाँ लिखी, इसमें नहीं लिखी हुई ना, इधर इधर इधर। यस, ये बोल रहा है कि क्लबिंग कब कब नहीं होगी। तो समझना मेरी बात, अगर माइनर ने अपने मैनुअल वर्क से पैसे कमाए हैं, अगर माइनर ने अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस से पैसे कमाए, अपनी स्किल से पैसे कमाए, अपने टैलेंट से पैसे कमाए, इस तरह से अगर माइनर ने पैसे कमाए हैं तो वो इनकम क्लब नहीं होगी। फिर से सुनना, एक बार फिर से सुनना, अगर माइनर ने, इस बार सबकी आवाज आनी चाहिए, मैं गोले कर रहा हूं, सबसे पहले क्या बोला, मैनुअल वर्क, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, इनमें से किसी से भी पैसे कमाए तो क्लबिंग एप्लीकेबल। फिर से एक बार इस बात को समझना, जैसे एक सीरियल आता है जिसमें एक बच्चा होता है ना, कौन सा बच्चे का कौन सा सीरियल आता है जिसमें छोटी बच्ची हो कोई, मुन्नी, बजरंगी भाईजान, हाँ मूवी, चलो मूवी अपन, मेरे आपने सीरियल का नाम लिया, मेरे को मूवी याद आ गई है ना, एक मूवी है बजरंगी भाईजान, उसमें मुन्नी होती है। मुन्नी छोटी है कि बड़ी है, अब नहीं पहले, खुशहाल तो अभी के फोटोज देखता है उसके ऐसे ऐसे करके, हाँ हाँ अभी नहीं, मैं मुन्नी जब मुन्नी थी उसकी बात कर रहा हूँ, क्या ऐसे करता है कुशल। हाँ समझना कि मुन्नी जब छोटी थी, 18 साल से छोटी थी, अभी भी छोटी है लेकिन दिखती बड़ी है, जब 18 से छोटी थी उस वक्त जब बजरंगी भाईजान आई थी तब मुन्नी को 2 करोड़ रुपए दिए थे। कितने दिए थे, 2 करोड़। मुन्नी ने 2 करोड़ रुपए कैसे कमाए, अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, तो ये 2 करोड़ उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि जैसे दिव्या है, दिव्या वैसे भी 16 साल 3 महीने की है, अरे छोटा कर दो खुश हो रहो, हाँ बड़ा करते तो दुखी होते हैं, 25 का कर दो तो 16 ठीक है, 16 में खुश हो जाओ ना। हाँ दिव्या कितने साल की है, 16 साल की, और दिव्या सुबह शाम मजदूरी करने जाती है ना, सुबह जाती है कमटे पे है ना, तगारियां उठाती है, हर महीने हर दिन उसको 800 रुपए की हाजिरी मिलती है। कितनी हाजिरी मिलती है, और शाम को 800 में से 100 रुपए का पौवा और बीड़ी पी के, है ना, 800 रुपए की हाजिरी मिल रही है। किसको मिल रही है, सुनो मेरी बात, किसको मिल रही है, दिव्या को। महीने के मिल रहे 24,000, दिव्या है 16 साल की, ये 24,000 की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैनुअल वर्क से पैसे कमाए, राइट है। दिस काइंड ऑफ इनकम विल नॉट बी एडेड इन दी इनकम ऑफ पेरेंट्स। अब सुनो, अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में अगर माइनर जो है वो सफर कर रहा है किसी डिसेबिलिटी से अंडर सेक्शन 80U, अब ये क्या है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। 80U जब हम लोग सेक्शन 80 पढ़ेंगे, अपना डिडक्शन वाला चैप्टर तब पढ़ाऊंगा मैं। तो अगर माइनर 80U में सफर कर रहा है, आई रिपीट, माइनर किससे सफर कर रहा है, 80U से, तो उस केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले बताया क्लबिंग होती क्या है। शुरुआत के 15 मिनट आपको ये बात समझाने में लगी क्लबिंग होता क्या है। फिर हमने पहला सेक्शन पढ़ा सेक्शन 60, जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ इनकम का पढ़ा। दूसरा सेक्शन पढ़ा हमने रिवोकेबल ट्रांसफर, और तीसरा हमने सेक्शन पढ़ा इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड टू बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ पेरेंट्स। कब कब होगी वो समझा, कब कब नहीं होगी वो समझा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।